एवरीवन, दिस इज़ मी मेनका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मेनका शो, जहां मैं बातें करती हूं उन मोटिवेशनल लोगों की स्ट्रगल की स्टोरी के बारे में जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी उनकी तरह सक्सेसफुल होने के लिए या उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द शो। मैं शो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस के लिए मुझे इतना सारा प्यार दिया, मुझे इतना सपोर्ट दिया। तो मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, उन्हें लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज सयोनी_मेनका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी ना एक ऐसी कंपनी के बारे में है जिसने सफ़र को आसान कर दिया। मैं वो कष्ट वाले सफ़र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यात्रा वाले सफ़र की बात कर रही हूँ। तो आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिन्होंने यात्रा को आसान कर दिया। आपको तो पता ही है कि भारत में यात्रा करना हमेशा से ही कष्ट भरा, तकलीफ़ भरा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने वाली कि वो हमेशा किसी न किसी तरह की तकलीफ़ देती है। प्लस टाइमिंग फ़िक्स नहीं होता है। और फिर आते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बारे में जो अपर ग्रेड लोग हैं वो लोग सोचते नहीं है, क्योंकि उनके पास उनकी खुद की व्हीकल है। जो लोअर क्लास वाले हैं उनको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। बचा मिडिल क्लास वाला जो कि हर जगह सफ़र करता है। मिडिल क्लास वालों को क्या होता है ना कि वो जाना तो प्राइवेट से जाते हैं पर जाते हैं पब्लिक से। क्यों? रोज़ रोज़ तो प्राइवेट यूज़ नहीं कर सकते, कभी कभी करते हैं। तो इन दो बंदों ने जिसने ये कंपनी बनाई, उन्होंने ना लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और 96% इंडियंस को कार की सुविधा प्रोवाइड की। अब आप सोच रहे होंगे ये 4% कहाँ गए? एक्चुअली जो 4% लोग थे ना उनके पास उनकी खुद की कार थी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप तो समझ ही गए होंगे ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं olacabs.com के बारे में बात कर रही हूँ, जो इंडिया के 250 से भी ज़्यादा शहरों में काम करता है। इंडिया के बाहर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, लंदन, इन सब जगह काम करता है। जिसकी 10 बिलियन की नेटवर्थ है, जिसके पास 15 लाख गाड़ियां हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर हैं, जिनका मेन ऑफिस कर्नाटका में है, जो लग्जरी से इकोनॉमिक तक की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जिनका प्राइवेट टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। तो मैंने बड़े बड़े डेटाज तो बता ही दिए, पर बड़े डेटाज को बड़ा करने के लिए 2 बंदों को बहुत मेहनत लगी। तो उन 2 बंदों की कहानी सुनने के लिए या ओला कैब्स की कहानी को जानने के लिए उन 2 बंदों के खुरापाती दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनके दिमाग को समझने के लिए इट्स मेनका शो पे बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बड़े बड़े लोगों की कहानी छोटे में नहीं बताई जा सकती है। तो चाय या कॉफ़ी लेकर के बैठिएगा और मज़ा आएगा सुनने में। तो olacabs.com को भाविश और अंकित ने शुरू किया था। ओला का एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है हाय। तो भाविश अग्रवाल जो ओला के सीईओ हैं, उनका जन्म पंजाब के लुधियाना में एक पंजाबी हिंदू बनिया फैमिली में 1985 में हुआ था। 28 अगस्त 1985 में हुआ था। उनके पिता का नाम नरेश अग्रवाल है, उनकी माता का नाम उषा अग्रवाल है और उनकी वाइफ का नाम राजलक्ष्मी अग्रवाल है। उन्होंने IIT मुंबई से CS इंजीनियरिंग की है। वो ओला के CEO हैं और ओला के CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो भावेश के फ्रेंड हैं अंकित, उन्होंने भी मुंबई IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके बाद कैट एंड ऑटोमेशन से उन्होंने एमटेक किया है। अब आपको लग रहा होगा कि जब अंकित एमटेक कर रहे थे तो भावेश क्या कर रहे थे? वही कर रहे थे जो हम जैसे एवरेज पढ़ने वाले लोग करते हैं। NIT तो नहीं जा पाते हैं, तो क्या करते हैं भाई, इतनी मेहनत कर लेते हैं कि कम से कम फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन सब जगह जॉब मिल जाए। तो अंकित भावेश का भी क्या था ना, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया में प्लेसमेंट हो गया था और वो वहाँ एज अ रिसर्च इंटर्न काम करने लगे थे। रिसर्च इंटर्न काम किया वहाँ पे उन्होंने 2 साल तक काम किया। रिसर्च इंटर्न थे पहले, फिर असिस्टेंट रिसर्चर बने। उस बीच में उनके 2 पेटेंट आए, 3 पेपर भी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी।
अब आप सोच रहे होंगे जॉब क्यों छोड़ दी। एक्चुअली वो TVF मूवी का डायलॉग है ना कि भारत का जो यूथ है वो अब जब अपनी 9 to 5 की जॉब से बोर हो जाता है तो वो 3 चीज़ें करना चाहता है। पहली MBA करना चाहता है, दूसरा IAS बनना चाहता है, या तीसरा स्टार्टअप करना चाहता है। तो इस बंदे को भी ना ये स्टार्टअप ही करना था। एक्चुअली ये इनका तुरंत सडन का प्लान नहीं था, ये बोर नहीं हो गए थे। ये और अंकित और भावेश जब IIT में थे तब से ही वहाँ पे एंटरप्रेन्योर पे बहुत सारे सेमिनार होते थे, तो इनका तब से ही मन था कि हमको कुछ ऐसा करना है, कोई एक ऐसा बिज़नेस खड़ा करना है जो बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो क्या था, अंकित का MTech कंप्लीट हो गया था, इन्होंने जॉब छोड़ दी थी। अब इन दोनों ने एक दूसरे को कन्विंस किया कि भाई ये सबसे सही टाइम है, इस समय शुरू कर देते हैं, वरना जॉब में पड़ जाएंगे तो बिज़नेस नहीं शुरू होने वाला है। दोनों ने मिलकर के शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में भावेश ने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे 2 से 3 लाख रुपए बचाए थे और इन दोनों ने शुरू किया olatrip.com। आप सही सुन रहे हैं, इनकी जो कंपनी थी शुरू में वो olatrip.com थी, जो छोटी छोटी जगह पे ट्रिप प्रोवाइड करती थी। और ये आइडिया इनके माइंड में इसलिए भी एक्साइट हुआ था क्योंकि अंकित जो CTO हैं वो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं और उनको ना एडवेंचर और ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था और इनको लगा कि ट्रैवल का काम सबसे इजी है। तो इन दोनों ने मिलकर के olatrip.com शुरू कर दिया। olatrip.com शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग में हमेशा से ये था कि कुछ बड़ा करना है तो सारा बिज़नेस इंटरनेट बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो भावेश ने अंकित से कहा, देख भाई तू बैठ और कोडिंग कर और मैं ना मार्केट देखता हूँ, कस्टमर पकड़ के लाता हूँ। वो ड्राइवर कस्टमर ये सब पकड़ के लाते थे और अंकित अपने फ्लैट में, मतलब जो उनके IIT मुंबई के बगल में उनका फ्लैट था, उस पर बैठ करके 72 घंटे कोडिंग करते थे। आपको बता दें कि अंकित एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके बाद भी बेहतरीन कोडर प्रोग्रामर है। और 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब शुरू हुई थी, तब से लेकर के आज तक 10 साल हो गए हैं, लेकिन अंकित ने सारे ग्लिच अपने आधार पे सॉल्व किए हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाते थे उस समय साइबर कैफ़े पे बिताने के लिए, ताकि वो चैट रूम से इंटरनेट की दुनिया को समझ सके। और भावेश क्या था, मार्केट में टहलते थे और कस्टमर लाते थे। तो इन्होंने अपना पर्चे छपवा लिए क्योंकि ट्रिप कुछ ज़्यादा बिक नहीं रही थी और उसी समय मुंबई में कॉमनवेल्थ प्रोग्राम चल रहा था। तो ये वहाँ पे बाहर पर्चे बांटते थे, सुबह से शाम हो जाती थी, एक भी ट्रिप नहीं बिकता था। अंत में एक बंदा आया शाम को, बोला कि देख भाई मुझे तेरी ट्रिप विप नहीं चाहिए, मुझे एक चीज़ चाहिए, कार। मुझे नैनीताल जाना है, अगर तू कार दिला दे तो मज़ा आ जाए। तो इन्होंने सोचा अब मामला समझ में आया है, मतलब इंडियंस को घूमने के लिए किसी ट्रिप विप की ज़रूरत नहीं है, उन्हें चाहिए तो सिर्फ कार चाहिए। तो इस तरीके से olacabs.com का जन्म हुआ। दूसरा रीज़न जो था ओला कैब्स का आने का, कि एक बार जो ये भावेश थे वो बैंगलोर से बांदीपुर जा रहे थे, तो रास्ते में ना घनघोर जंगल आया। तो टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक ली और भावेश से बोला आगे तभी जाऊंगा जब 1.5 गुना भाड़ा दोगे। भावेश ने कहा देख भाई जितने में चल आगे, नहीं तो जितने में आया है ना वो भी नहीं दूंगा। तो दोनों के बीच में लड़ाई हुई। टैक्सी ड्राइवर ने भावेश को वहीं छोड़ दिया। भावेश को फिर पैदल, उसके बाद बस पकड़ करके लौटना पड़ा बैंगलोर। तो भावेश ने मन में ठान लिया इन लोगों को सबक सिखा के मानूंगा, इनकी ये जो मनमानी है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, फेयर कंट्रोल को मैं कंट्रोल करके मानूंगा। और आज जो हुआ वो तो आप जान ही रहे हैं, यूं ही 1 करोड़ कस्टमर नहीं है। तो इस तरीके से ओला कैब्स की शुरुआत हुई। ओला कैब्स की जब शुरुआत हुई तो सब कुछ ऑफलाइन था। कस्टमर इनके वेबसाइट पे आता था या इन्हें कॉल करता था बुकिंग के लिए। ये कार वालों को फ़ोन करते थे, कार वाले अवेलेबिलिटी चेक बताते थे, फिर कार वाले जाते थे, पिकअप करते थे, ड्रॉप करते थे, पैसे लेते थे, फिर इनको इनका कमीशन मिल जाता था। इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन 2012 में मार्केट में एंटर किया एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड एंटर करने के बाद इनका बिज़नेस जो था एकदम बूम पे पहुंच गया, क्योंकि 2012 के लास्ट में इन्होंने अपना ऐप ला दिया। ऐप तो ला दिया था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्या था, एक्सपेंड करना था। एक्सपेंड करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो ये एंजल इन्वेस्टर्स के पास बैठते थे
और कई कई बार तो एंजल इन्वेस्टर्स का आंसर भी नहीं कर पाते थे, इसलिए क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते थे। एक बार इनसे पूछा गया रॉ स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, तो भावेश को गूगल करना पड़ा क्योंकि उन्हें नहीं पता था। और शायद इसीलिए उनके पिताजी चाहते थे कि भावेश MBA कर ले। इवन बिजनेस, अभी 3 साल पहले तक उनके पापा कहते थे कि बेटा तू बिज़नेस MBA कर ले, क्योंकि तू ग्रोथ में तो आ नहीं रहा है, प्रॉफिट में तो आ नहीं रहा है, और लोग तुम्हें इतने पैसे क्यों दे रहे हैं जब तू प्रॉफिट में आ नहीं आ रहा है, कहीं तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने MBA तो किया नहीं, पर सब कुछ सीख गए। और भावेश इस तरीके से क्या हुआ, उनको स्नैपडील से पहली बार 30 लाख रुपए मिले। तब जाकर के उनके पिताजी को भी उन पे विश्वास हुआ कि भावेश कुछ सही कर रहे हैं। उसके पहले आपको बता दें कि इन्होंने जब olatrip.com शुरू की थी तो भावेश के पिताजी ने उनसे 6 महीने तक बात नहीं की थी। कितना बुरा लगता है एक्चुअली, जब हम शुरू करते हैं कुछ तो लोग एडवाइस तो बहुत देते हैं, उन सब बातों का बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब अपने ही रूठ जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो 6 महीने तक बात नहीं किया। और भावेश के पिताजी ये कहते थे कि तुम IIT से पढ़े हो, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो, और तुम अब ट्रैवल एजेंट बनोगे, मैं लोगों से क्या कहूँगा। बट क्या था, अंत भला तो सब भला, तो आइडिया चल पड़ा। तो इस तरीके से भावेश को धीरे धीरे फंडिंग भी मिलती गई, स्नैपडील से, टाइगर ग्लोबल से, मैट्रिक्स से, सॉफ्ट बैंक से, और वो एक्सपेंड करते गए। 2012 के बाद उनका ग्राफ सीधे ऐसे गया, और आज तो जान ही रहे हैं 23rd राउंड ऑफ द फंडिंग वो ले चुके हैं। नॉर्मली जो कंपनियां होती हैं G राउंड तक फंडिंग लेती हैं, उसके बाद या तो कोई बड़ी कंपनी उन्हें खरीद लेती है या वो अपना IPO लॉन्च कर देते हैं, पर इनका तो फंडिंग का राउंड ही नहीं ख़त्म हो रहा है। लग रहा है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाएगी, पर ओला की फंडिंग नहीं ख़त्म होगी। तो इस तरीके से ओला चल रही है। अब बात करते हैं ओला के बिज़नेस मॉडल के बारे में। ओला का जो बिज़नेस मॉडल है, इसमें 2 चीज़ इनको चाहिए थी, एक तो कार चाहिए था, दूसरा ड्राइवर चाहिए था। कार अगर ये खुद की खरीदते तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता, तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं और कार को और ड्राइवर को मिला देते हैं और बीच का कमीशन ले लेते हैं। तो इनको क्या करना था, 2 लोगों को अट्रैक्ट करना था, कार ड्राइवर को, कार मालिक को, और कस्टमर को। उसके लिए इन्होंने क्या किया, कार ड्राइवर की जॉब छुड़वा दी, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए कि 12 से 15 घंटे काम करो, 1 लाख पर मंथ कमाओ। और कस्टमर को क्या किया कि उन्हें सस्ती राइड दे दी, 6 रुपये प्रति किलोमीटर की राइड दे दी। कौन देता है ऑटो से सस्ती राइड। इस तरीके से दोनों को अट्रैक्ट किया, मिला दिया। और कस्टमर को सस्ता तो बड़ा जल्दी समझ में आता है, फ्री और सस्ता। तो रेफरल प्रोग्राम चालू किया, जिससे रेफ़र करो फ्री पाओ, रेफ़र करो फ्री पाओ। उन्हें फ्री राइडिंग मिलती थी और सस्ता तो मिल ही जाता था। अब कस्टमर भी आ गए थे, कस्टमर लग्जरी के चक्कर में पड़ चुका था, और जो कार मालिक था उसको एंटरप्रेन्योर बनना था, वो EMI के चक्कर में फंस चुका था। अब क्या किया, 2016 तक फाइनेंसर के खूब पैसे खूब जलाए। फिर 2017 में फाइनेंसर बहुत बोलने लगे कि भाई अब हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो क्या की, इंसेंटिव कम कर दिया, कमीशन बढ़ा दिया और फेयर महंगा कर दिया सर्ज चार्ज के नाम पे। अब क्या था, जो 1 लाख प्रति मंथ कमाता था वो 30 से 35 हज़ार कमा रहा है, ऑटो ड्राइवर से भी कम कमा रहा है। और जो कस्टमर है वो लग्जरी के चक्कर में पड़ गया है, कम पैसे में लग्जरी, ऑटो, मेट्रो इन सब चीज़ को भूल गया है, बस को। तो इस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट किया और कार ड्राइवर को। लेकिन ये अपने ड्राइवर्स को बहुत मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इनके जो अल्टीमेट कस्टमर हैं वो कार ड्राइवर ही हैं, वही कस्टमर लेके आते हैं। इसलिए कार ड्राइवर कभी भी रूठ जाते हैं, कभी भी स्ट्राइक करते हैं, वो उन्हें किसी भी तरीके से मना लेते हैं। ये था इनका मॉडल। अब इनके रेवेन्यू मॉडल के बारे में जानते हैं। ये टोटल 9 तरीके से रेवेन्यू कमाते हैं। एक ओला मनी जो पेटीएम, मोबीक्विक की तरह काम करता है। इसके थ्रू आप CCD और डोमिनोज और ओला इन सब जगह पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा है ओला कमीशन में 20 से 25% राइड का ले लेते हैं और बाकी कार ड्राइवर ले लेता है। ओला सेलेक्ट के थ्रू इनके प्राइम मेंबर आप बन जाते हैं, उससे आपको सर्जिंग चार्ज नहीं लगता है, फ्री वाईफाई मिलता है। फिर ओला प्राइम प्ले में क्या होता है कि आपको कार की सीट के पीछे एक स्क्रीन मिलती है, जिसके थ्रू आप मूवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, उसका कुछ ज़्यादा चार्ज लगता है। ओला क्रेडिट कार्ड ये SBI और वीज़ा के साथ मिलकर के बनाया है, और इसमें क्या होता है, कैशबैक मिलता है। फूड पांडा, जिससे फूड डिलीवरी कराते हैं, फूड पांडा की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके लिए बने रहिए। ओला कॉर्पोरेट वाले क्या करते हैं कि इनसे कंसल्ट कर लेते हैं,
और अपने जो वर्कर होते हैं उनको बुलवाते हैं, छुड़वाते हैं, उसका कुछ पे करते हैं। इन कैब एडवर्टाइजमेंट में कंपनी अपना कैब के अंदर एडवर्टाइजमेंट करती है, इससे इनको रेवेन्यू मिलता है। फिर 9th है कार लीजिंग का फंडा मैं आपको आगे बताऊंगी। ये 9 तरीके से ये पैसे कमाते हैं। अब आते हैं ओला के फ्लीट के बारे में जानते हैं कि ओला में क्या क्या चलती है। बोट, साइकिल, बाइक, ऑटो, ई रिक्शा, कार, बस, ये चलती है। कार में क्या आती है? माइक्रो, मिनी, प्राइम सेडान, प्राइम एसयूवी, प्राइम प्ले, खाली पीली। सबसे सस्ता मतलब जो इकोनॉमिक है वो ई रिक्शा और ऑटो है। फिर लग्जरी, फिर आते हैं कार में, तो माइक्रो और मिनी है इकोनॉमिक में, और कंफर्टेबल के लिए सेडान है, और फीमेल्स के लिए ओला पिंक है जिसको फीमेल ड्राइवर रन कराती हैं। ये था इनका फ्लीट। अब आते हैं ओला के प्रोडक्ट के बारे में। इनका 3 प्रोडक्ट है, ओला मनी, फूड पांडा और कार राइडिंग। तो कार राइडिंग का आपको पता ही है, फूड पांडा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फूड पांडा जो है वो फूड पांडा को इन्होंने यूरोप से बुलाया। वो एक प्रोडक्ट मतलब ये क्या कहते हैं कि फूड डिलीवरी के क्षेत्र में काम करता था। फूड डिलीवरी इंडिया में बढ़ रहा था तो इन्हें लगा भाई इसमें भी हाथ मारना चाहिए। एक अमीर जो होता है ना वो हर जगह से पैसे लूटने की कोशिश करता है, ऐसा मेरी सोच है। तो इन्होंने फूड पांडा को यूरोप से बुलाया। उन्हें बोला मैं आपको इंडिया का आपका शेयर खरीद लेता हूँ, अपनी कंपनी का कुछ स्टेक दे देता हूँ। वो मान गए और इन्हें फूड पांडा मिल गया। इनके एग्जिस्टिंग इतने कस्टमर थे 1 करोड़ के आसपास। तो फूड पांडा इस समय फूड सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। तो और ओला मनी के बारे में आप जानते ही हैं, वो एक वॉलेट है। अब आते हैं इनकी सर्विस के बारे में। इनकी वेबसाइट है और ओला मनी है, ये इनकी 2 सर्विस है। और इस तरह और इनके सब्सिडरी के बारे में जानते हैं। ओला की 2 सब्सिडरी है, ओला फूड पांडा और OEM जो है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, जो बेसिकली भावेश अग्रवाल का प्रोजेक्ट है। इसके जो VP हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव और जो VP हैं वो कुणाल शाह है। इसमें बहुत कम शेयर अंकित भाटी का है जो कि ENI के थ्रू है। मैं आपको ENI के बारे में बताना भूल गई, मैं अभी भी उसके बारे में भी बताती हूँ। और ये OEM इन्होंने इसलिए लॉन्च किया क्योंकि ये क्लीनर, सेफ़र, सस्टेनेबल और स्केलेबल मॉडल इंडिया में लाना चाहते थे। इसके अंतर्गत इन्हें 2021 तक 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना था और इंडिया के बहुत सारे हिस्से में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्टल प्रोवाइड करना था। और इस कंपनी के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों से फंडिंग ली है, लाइक मैट्रिक्स, टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक। और आपको पता होना चाहिए कि रतन टाटा ने जब इसको फंडिंग की तो ये कंपनी स्टार्ट होने के पहले ही यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी होती है जो 1 बिलियन वैल्यूएशन की रेंज में सबसे पहले आती है। तो ये यूनिकॉर्न बन गई। अब क्या था, OEM लॉन्च होने वाला है, बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला है। और पोस्ट कोरोना इनका मानना ये है कि पोस्ट कोरोना तो OEM जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें क्लीनर इन्वायरमेंट चाहिए। और चूँकि डीजल और पेट्रोल का दाम भी बहुत बढ़ गया है तो लोगों को मोबिलिटी हमें सस्ते में देना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये बोलते हैं कि मोबिलिटी ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से ही जब हम देखते हैं कि जब इंसान घर से निकलता है, वो चलता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करता है। और देश की सक्सेस के लिए, इंसान की सक्सेस के लिए, ह्यूमन बीइंग की सक्सेस के लिए मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आती हूँ ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 3 दिसंबर 2010 में भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी द्वारा शुरू किया गया था। आपको बता दें कि ये अंकित भाटी चलाते हैं। ये एक ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड काम करता है। ओला ऐप इसका सिर्फ एक पोर्टल है। अब आते हैं कि इन्होंने किस किस चीज़ों को एक्वायर किया है। TFS को किया है। TFS एक ऑनलाइन टिकटिंग कैब है जिसको आप ओला 2015 में एक्वायर किया था, जिसके थ्रू आप ओला कैब्स को एक्सेस कर सकते हैं। और टैक्सी फॉर श्योर को 2015 में एक्वायर किया जिससे इनका 15% मार्केट शेयर बढ़ गया। तीसरा एक्वायर किया जियो टैग को जो ऑनलाइन टिकटिंग ऐप है, उसको भी 2015 में किया। 2017 में फूड पांडा को किया। 2018 में
18 में वो वोगा स्कूटर को फाइनेंस किया, इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप को फाइनेंस किया। 2020 में इर्टिगो को ख़रीदा ताकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ला सके। अब देखते हैं कि इन्होंने एक्सपेंड कहाँ कहाँ किया है। 2015 में न्यूजीलैंड में एक्सपेंड किया, 2018 में न्यूजीलैंड में किया, 18 में ही ऑस्ट्रेलिया में किया, 19 में लंदन में किया और यूके में तो लॉन्च करते ही कुछ दिनों के अंदर ही 10,000 से अधिक ड्राइवर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे इनको ज्वाइन करना चाहते थे। ये बहुत फेमस है मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। अब इन्होंने देखते हैं कि इन्होंने यूथ को क्या एडवाइस दी है। यूथ को ये हमेशा ये कहते हैं कि भाई ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग ज़्यादातर ओवर थिंकिंग करने वाले लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच का ये जो गैप है ये थिंकिंग और ओवर थिंकिंग है। कोई भी आइडिया शुरू करने का कोई राइट टाइम और बेस्ट टाइम नहीं होता है। जैसे ही आइडिया आए उसको एनालिसिस करो, पैरालिसिस मत करो और उसको लॉन्च कर दो। गवर्नमेंट सब्सिडी के पीछे मत भागो, अगर आइडिया अच्छा है तो सब्सिडी ज़रूर मिलेगी। फाइनेंसर के पीछे मत भागो, पहले पायलट प्रोजेक्ट रन करो, कुछ रियल कस्टमर लाओ, फिर फाइनेंस के पीछे भागो। ट्रैवल के सेक्टर में बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कर रहा है, रोड डेंसिटी बढ़ रही है, तो इसमें आओ। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आओ क्योंकि ये फ्यूचर यही है और इसके साथ ये इसके लिए ये सबसे पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, तो आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। और बोलते हैं कि हमेशा बजट को ध्यान में रखो, ओवर बजट या अंडर बजट मत जाओ क्योंकि बजट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। मार्केटिंग को ध्यान में रखो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाओ, ये सब ये एडवाइस देते हैं यूथ को। अब आप देखते हैं कि आप ओला में ज्वाइन कैसे हो सकते हैं। ओला में आप 3 तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं। या तो उसके एम्प्लॉय बन जाए। एम्प्लॉय बनने के लिए आपका एटीट्यूड, कल्चर और कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, ये सारी चीज़ें ये चेक करते हैं। सैलरी भी अच्छी है। उसके बाद आप ओला में अपनी कार लगा करके इनके साथ जुड़ सकते हैं। कार लगाने के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड, आपका ऑल इंडिया कमर्शियल परमिट होना चाहिए कार का, और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कार मालिक का पैन कार्ड और चालू खाता होना चाहिए। फिर आप ओला के वेबसाइट पे जाएंगे या उनके ऑफिस में जाएंगे, अप्लाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, फिर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एक ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करेंगे, फिर क्या, रेडी टू अर्न, घूमो और कमाओ। और तीसरा तरीका है ओला लीजिंग। ओला लीजिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि ओला की जो कार है उसको लीज़ कर सकते हैं। लीज़ करके 35,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, 1,050 रुपये रोज़ देना पड़ेगा 3 साल तक, प्लस कमीशन देना पड़ेगा। उसके बाद कार आपकी हो जाएगी। थोड़ा टफ़ है पर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ओला से जुड़ सकते हैं। ANI के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अंकित भाविश बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। 2010 से स्टार्ट किया है और आज तक मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। ओला में तभी आप काम कर सकते हैं। ओला और उबर की एक कहानी मैं बता सकती हूँ। उबर जब इंडिया में आई थी तो ओला सिर्फ 500,000 की कंपनी थी। तब भी जो ओला थी वो सस्टेन कर गई, आगे बढ़ती गई क्योंकि वो इंडिया के रूट से जुड़ चुकी थी, वो इंडिया की जनता को जान चुकी थी। और जो सॉफ्ट बैंक है हमेशा कोशिश करता था कि उबर ओला में मिल जाए। ये उनकी हमेशा से पॉलिसी रही है कि जब मार्केट में कम कॉम्पिटिटर रहेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उबर में भी इन्वेस्ट कर दिया था, ओला में भी इन्वेस्ट कर दिया था। और उबर को यही करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में प्रोवोक किया। उबर ने चाइना में अपना शेयर दीदी को बेच दिया और साउथ ईस्ट एशिया में अपना प्रोडक्ट ग्रैब, अपना जो स्टेक था वो ग्रैब को बेच दिया। मार्केट प्लेयर कम हो गया, सॉफ्टवेयर को ज़्यादा प्रॉफिट मिला, ज़्यादा वोटिंग राइट मिल गया। इसीलिए वो 1.1 बिलियन ओला को दे रहे थे कि भाई तुम उबर को ख़रीद लो, लेकिन उन्होंने नहीं ख़रीदा क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इनका जो ओला में स्टेक है वो 26% से बढ़ करके 40% हो जाएगा, जिससे सारी वोटिंग राइट्स इनको मिल जाएगी और फाउंडर और को फाउंडर नौकर बन के रह जाएगा। यही बहुत सारे फाउंडर के साथ हुआ है। इन्होंने ये फ्लिपकार्ट के साथ भी और स्नैपडील के साथ भी किया है। स्नैपडील को प्रोवोक किया फ्लिपकार्ट में मिलने के लिए, फिर नहीं मिला तो उसके शेयर गिरने लगे, फिर 2.5 बिलियन फ्लिपकार्ट में लगा दिया और स्नैपडील अभी भी प्रॉब्लम को झेल रहा है। तो आप इस तरीके से जुड़ सकते हैं।
और इस तरीके से मॉडल देख सकते हैं कि ये क्या क्या झेल रहे हैं। और इनसे पूछा गया कि आप सक्सेसफुल क्यों हुए, तो उन्होंने बताया सक्सेसफुल होने का कई राज था। पहला राज ये था कि मार्केट में एंड्रॉयड आ गया था, मोबाइल सस्ते हो गए थे, 2G पे हमारा ऐप बहुत अच्छा काम कर रहा था। ऊबर के अनसक्सेसफुल होने की वजह यही है क्योंकि ऊबर का ऐप जो था वो 2G पे अच्छे से काम नहीं कर रहा था और इनका ऐप 2G पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था। मार्केट में 4G आ गया था, लोगों के पास मोबाइल ज़्यादा था। पोस्ट कोरोना क्या था कि लोगों का हाइजीन और डिसीज़ के प्रति ज़्यादा ध्यान बढ़ गया था, तो लोग क्या करते थे, इन्हीं ही बुक करना चाहते थे। और जो इंडिया की 22 कंट्रीज़ हैं जहाँ सिटीज़ हैं जहाँ बहुत जाम लगता है, उसमें से जैसे पुणे, दिल्ली, बेंगलोर है, इन सब जगह तो ओला की शेयर ही चलती है। और जैसे ही लोग उतरते हैं रेलवे स्टेशन पे या फ़्लाइट से, वैसे ही लोग ओला बुक करने लगते हैं। और शुरू में तो इन्होंने इतने इंसेंटिव दिए थे ड्राइवर को कि कोई 4 ओला लगा रहा था, कोई 6 ओला लगा रहा था, कोई 8 ओला लगा रहा था। आज भी बिज़नेस कंटिन्यू है, थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया है, पर ये कर रहे हैं, तो आप भी करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सयोनी_मेनका। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।